दोपहर के 12 बजे हैं। स्वागत है आपका प्रहार में। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। आज सोमवार के दिन दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा है। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर घमासान छिड़ा है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल के खिलाफ धरना चल रहा है। इसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग, मुस्लिम धर्मगुरु और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट का जवाब हिंदू संगठन भी प्रदर्शन के जरिए देने की तैयारी में है। हिंदू रक्षा दल ने हिंदू समाज के लोगों से अपील की है कि वक्फ बिल में संशोधन के समर्थन के लिए भारी संख्या में जुटें। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, भाषण हो रहा है। इसमें कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में विपक्षी पार्टियों के कई नेता भी मंच से वक्फ बिल को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने से किनारा किया था, लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद प्रोटेस्ट में पहुंचे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी धरने में शामिल हुए। सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान भी धरने में शामिल हुई। वक्फ के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ पर बनी जेपीसी ने लोगों से इस बिल के बारे में बात की, लेकिन लोगों के जज्बात को नहीं समझा। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदर्शन के जरिए सरकार को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। कहीं भी किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हम अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे। दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी जंतर मंतर पर चल रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में शामिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि कल तक ये बात कही जा रही थी, तारिक अनवर ने जिस तरह से कहा था कि वो किसी संगठन के प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। और अब खबर यह भी है कि इमरान मसूद वो भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन। मैं भी जाऊंगा, भी जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या ऑन बोर्ड है इस मसले पर? कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं कांग्रेस का एमपी हूँ। तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि वो धरने में उनकी पार्टी का वो उसमें शामिल नहीं है, दूरी एक तरीके से बनाते हुए दिखे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाऊँगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में एनसीपी शरद गुट की नेता भी शामिल हुई। सांसद फौजिया खान वहां पहुंची। जेपीसी ने विपक्ष की राय नहीं मानी, यह उनकी तरफ से कहा गया। वक्फ संशोधन बिल हमें मंजूर नहीं है, यह फौजिया खान ने कहा। क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि जगदम्बिका पाल, उनका कहना है कि सबकी राय ली गई थी और उसी के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई। हाँ, राय ली गई। अगर राय ली गई तो राय में से कुछ तो मंजूर करना चाहिए। क्या ऑपोजिशन की हर राय गलत ही होती है? ऐसा तो डेमोक्रेसी नहीं बोलती है ना कि आप टोटली रिजेक्ट कर दीजिए, सिर्फ बात सुन ले और कहें कि हम जो चाहे वो करेंगे। उसी तरह से ये बिल लाया गया है, ये हमको मंजूर नहीं है। दिल्ली में वक्फ बिल पर बवाल हो रहा है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर के सवाल है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर है। संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र के सभी शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं। सरकार से डिमांड की जा रही कि जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। फैसला सरकार को करना है, कानून के दायरे में करना है।
हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं गया तो देश भर में आंदोलन होगा। हिंदुओं की मदद से मकबरे को हटाने के लिए कार सेवा होगी और औरंगजेब की क्रूरता के निशान को हटा दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि आज, जिसके बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि खुल्दाबाद में औरंगजेब के मकबरे के आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है। मकबरे तक जाने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेड कर दिए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने इस प्रदर्शन की कॉल दी है और कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन की शुरुआत है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने का ये एक तरह का अल्टीमेटम है। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि कब्र को हटाने की मांग गलत है। अगर कब्र हटी तो बीजेपी 200 साल बाद हिस्ट्री बदल देगी। लोगों तक यह मैसेज जाना चाहिए कि जो कहीं नहीं हारा वो महाराष्ट्र में आकर हारा और यहीं पर दफन हो गया। हमारे साथ एनसीपी के विधायक रोहित पवार है। रोहित जी, शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो महाराष्ट्र की अस्मिता और मराठाओं के जुझारू पराक्रम का प्रतीक है, स्मारक है। आपका क्या मत? देखो, औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था। अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है, और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे, और उनके बाद जो मावला, जो सामान्य लोग हैं, जो आर्मी में थे, सब समाज के थे, सब धर्म के थे, वो उनके साथ जो लड़े थे, तो उसके कारण वहां पे लोगों की सत्ता थी। लोगों की सत्ता यहाँ पे होने के कारण वहां पे लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। और वो जो औरंगजेब, जिसके पास इतना पावर होते हुए भी वो फाइनली किस लेवल तक रहा? सिर्फ कब्र तक रहा। तो इसके कारण एक हिस्ट्री लोगों के सामने आती है। और अगर ये कब्र आज निकाली 200 साल के बाद, ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे और कुछ और ऐड कर देंगे। उसके बारे में वो माहिर है। इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल इतना बड़ा पावरफुल आदमी यहाँ पे रहने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया इस भूमि को, और सिर्फ कब्र तक रहा, ये हिस्ट्री लोगों तक जानी चाहिए। औरंगजेब पर हिंदू संगठन आर पार के मूड में है। कब्र पर सरकार से एक्शन की मांग हो रही है और चेतावनी दी गई कि अगर फैसला नहीं हुआ तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा शुरू होगी। संभाजीनगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हिंदू इकट्ठा होंगे। हिंदू संगठन के प्रोटेस्ट के ऐलान पर शिवसेना उद्धव गुट का बयान आया। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह सब ढोंग किया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को केंद्र सरकार के संरक्षण हासिल है, लेकिन महाराष्ट्र में ढोंग हो रहा है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है और आखिर इसे पहले क्यों नहीं हटाया गया और पहले ये मांग क्यों नहीं की गई? जिस तरीके से अब औरंगजेब की कब्र को लेकर अब बजरंग दल भी आक्रामक है। उन्होंने सीधे सीधे महायुति सरकार को ही एक तरह से चुनौती दी। औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त में कार सेवा की थी, उस वजह से कार सेवा होगी और वो फिर खुद वो कब्र को हटाएंगे। मुझे लगता है इसके ऊपर जो ढोंग ये लोग रचा रहे हैं ना, 10 बरस तुम्हारी डबल इंजन चल रहा है, अब याद आई। अबू आजमी जी ने वो जो कुछ वक्तव्य किया तब ये सो के उठे हैं। पहली बात ऐसे कि औरंगजेब का जो क्या कब्र उदाहा है, उसकी रखरखाव के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। वो तो पहले बोलो जाकर, भैया तुम्हारी सरकार है, 6 लोगों को तनख्वाह दे रही वहां, लेकिन एक ध्यान में रखना, औरंगजेब को इस महाराष्ट्र की मिट्टी में जाकर गाड़ा किसने है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में अगर आगे जाओगे तो वही मराठों के राज्य में ही उनकी मृत्यु हुई है। कब्जा नहीं कर पाए। हमें इतिहास पे बताना पड़ेगा कि यही है वो औरंगजेब, इसकी कब्र यहाँ है। कब्र निकालोगे तो आगे चल के कहां बताओगे औरंगजेब क्रूर कर्म कहां मारा था? वो तो दिखाने के लिए तो रहने दो। उसके रखरखाव, शोभा, उसका ग्लैमराइज मत करो। इसी मट्टी में हमने उसे गाड़ा था। क्रूर कर्मा का पराजय यही हुआ, उसकी मृत्यु यही हुई। ये बताने के लिए तो जगह चाहिए ना। इतिहास बदलने की कोशिश नहीं करना, वो तो तुम्हारा ढोंग है ही। बहुत इतिहास बदलना चाहते हो।
तो आज महाराष्ट्र में शहर शहर प्रदर्शन हो रहा, तो अरविंद सावंत जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ढोंग है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मुंबई से। दिनेश, एक तरफ सियासत है, एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है। अरविंद सावंत तो सीधे सीधे कह रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है और 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्यों नहीं हटा दी गई? पहले ये मांग क्यों नहीं उठी? और ये सब ढोंग हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए महाविकास आघाड़ी और खास तौर पे उद्धव ठाकरे ने साफ स्टैंड लिया है कि अगर सरकार की मंशा या फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कब्र को हटाया जाए तो सरकार उनकी है वो तुरंत एक्शन ले। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, जिस तरह से इस मुद्दे के बहाने जो बुनियादी मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हो, सूखे का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने साथी जो उनके संगठन है उनकी मदद से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास कर इस तरह का वो आरोप लगा रहे। साथ ही में आज सामना के जरिए भी साफ साफ उन्होंने अपना स्टैंड रखा है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कब्र के जरिए मराठाओं के जो शौर्य का इतिहास है, हिंदुत्व के जो शौर्य का इतिहास है, उसे जनता को बताना बेहद जरूरी है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से औरंगजेब के बहाने सियासत कर रही है वो उचित नहीं है। तो ये स्टैंड है ठाकरे सेना का। ठीक इसी तरह से कांग्रेस और शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी यही कह रही है कि कब्र नहीं हटना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि इस कब्र को हटाना चाहिए और इसके लिए जो भी जरूरी कानूनी पहलू होंगे या फिर कानून में जो बदलाव करने होंगे उस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फैसला लेंगे, केंद्र से बात करेंगे। तो ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, जिस तरह से सड़कों पर एक एक कर कई इलाकों में हम देख रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता हो या फिर वीएचपी के कार्यकर्ता उतर रहे हैं, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है वो अलर्ट है। गृह विभाग ने सभी को कहा कि कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। तो महाराष्ट्र में शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है और मांग की जा रही कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाएगा, हटाया जाए। लेकिन राजनीतिक लड़ाई भी इस मामले पर जबरदस्त तरीके से चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पुलिस पर लगातार हमले के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्षी दलों ने आज विधानसभा में भारी प्रोटेस्ट किया। विपक्ष के विधायक वेल में घुस आए और नारेबाजी करने लगे। आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में भी नारेबाजी की। बिहार में पिछले कुछ दिनों में 2 दरोगाओं की हत्या हो चुकी है, जबकि लगभग रोजाना पुलिस पर हमले हो रहे हैं। इसी को लेकर के कानून व्यवस्था के मसले पर इस वक्त विधानसभा के अंदर और बाहर घमासान मचा है। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है इस वक्त बड़ा हो चुका है। पुलिस पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल भी जहानाबाद में पुलिस पर हमला हुआ था। पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। इसमें एक पुलिस वाला जख्मी हुआ। मौके पर भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। पुलिस मटका फोड़ होली के दौरान बवाल को काबू करने के लिए पहुंची थी। वहीं पटना जिले में भी पुलिस वैन पर हमला हुआ। बदमाशों ने पेट्रोलिंग वैन का इंडिकेटर और शीशा तोड़ डाला। इस वारदात में भी एक जवान जख्मी हुआ था। बिहार सरकार पर सवाल उठे तो नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार किया। अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस पर हमले को लेकर सरकार गंभीर है और इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 4 घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ, जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, इनको अपना समय याद नहीं है। नीतीश कुमार के समय में भी कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं प्राप्त है और इनके समय में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो इस प्रदेश में अपहरण हो। ये लोग क्या बोलेंगे? हमने कोई है एक भी प्रमाण कि माननीय मुख्यमंत्री के कोई नजदीकी व्यक्ति हो या हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति हो? ये तो पता करना पड़ेगा ना। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। एक साथ होली में पुलिस पर 3-3, 4-4 जगह इस तरह की घटना हुई है। कौन लोग हैं? कोई सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है, कोई प्लानिंग तो नहीं था। पता चल जाएगा। वेट फॉर 2 to 3 मिनट जांच होगी। हाँ, बिल्कुल जांच क्यों नहीं होगी? जांच भी होगी और जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार जो है कई पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी। देखिए, बिहार में खूनों का होली खेला गया। कहीं ना कहीं कानून पर से जो है विश्वास लोगों का उठ गया है। कानून का राज तो बिहार में रहा ही नहीं। अब
अपराधी जो है वो सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। आप फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। आखिर लोगों को बताना चाहिए कि ये खूनों का होली था या रंगों का होली था। खून की होली खेली गई बिहार के अंदर। 22 हत्या हुआ पूरे बिहार में, 3 पुलिसकर्मी का हत्या हुआ। कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेतावस्था में हैं, सो चुके हैं, उनको नींद से जगना चाहिए। बिहार के लोग जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, 20 वर्षों में आपने 9 बार शपथ लिया। किस चीज़ का शपथ लिया था? अपराधियों को संरक्षण देने का शपथ लिया था या बिहार के लोगों को सुशासन का राज कायम करने के लिए शपथ लिया था? ये जवाब देना चाहिए। प्रहार में अब बात होगी पंजाब में योगी मॉडल के स्टाइल में एनकाउंटर की। 15 मार्च को अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर में ग्रेनेड अटैक के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इनपुट मिलने के बाद अमृतसर के राजा सासी इलाके में दोनों आरोपियों को घेर लिया गया। पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी गुरसिदक को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल के सिर में भी गोली लगी है। घायल कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। वहीं मंदिर में ग्रेनेड अटैक का दूसरा आरोपी विशाल मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। और अब आपको एनकाउंटर कैसे हुआ जरा यह भी बताते हैं। पुलिस मंदिर पर ग्रेनेड हमले के आरोपियों तक पहुंची कैसे? पुलिस की दोनों आरोपियों के साथ अमृतसर के राजा सासी इलाके में मुठभेड़ हुई। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने के लिए कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली गुरप्रीत सिंह नाम के एक कांस्टेबल के सिर में लगी, दूसरी गोली इंस्पेक्टर अमोलक सिंह के पगड़ी पर लगी और वो बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी गुरसिदक को गोली लगी और वो घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी विशाल पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। अमृतसर में 15 मार्च की रात को क्या हुआ था, अब जरा वो भी जान लीजिए। आपके सामने एक तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज। अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर पर बाइक सवार बदमाशों ने ग्रेनेड से हमला किया था। बाइक सवार बदमाश झंडा लेकर मंदिर के बाहर पहुंचे थे। एक बदमाश बाइक से उतरा और मंदिर पर हैंड ग्रेनेड फेंककर फिर उसके बाद वो दोनों बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। ग्रेनेड धमाके के साथ फटता है, वो तस्वीरें भी आई थी। तो 15 मार्च की ये वारदात थी। ठाकुरद्वारा मंदिर पर यह हमला हुआ था और उसके जो आरोपी है उसमें से एक को ढेर कर दिया है। और जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है वहां पहुंचे हैं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर खुद मौके का मुआयना करने के लिए। जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, जो मुख्य आरोपी है गुरसिदक, वो एनकाउंटर में यहीं पर मारा गया। ये 15 मार्च को हमारे छाटा एरिया में खंडवाला में ठाकुरद्वार मंदिर पे ऊपर एक धमाका हुआ था, जिसमें हमने केस रजिस्टर करके और बड़े प्रोफेशनल तरीके से स्पेशल टीम्स लगाई थी और हमारी टीम्स ने दिन रात मेहनत करके केस को पहले ट्रेस किया और आइडेंटिफाई हुए जो 2 मुलजिम हैं। और जब उनका पीछा हम कर रहे थे तो यहाँ जहाँ पिंड के ये एयरपोर्ट के पास इस गांव में लिंक रोड पे खड़े हैं, यहाँ जब उनको इशारा किया गया, पुलिस पार्टी हमारी सीआईए और छाटा पुलिस स्टेशन की थी और उन्होंने आगे से फायर किया पुलिस पार्टी के ऊपर। 5 राउंड्स फायर हुए पुलिस पार्टी के ऊपर, जो कि एक राउंड हेड कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह की लेफ्ट आर्म में लगा और अमोलक सिंह इंस्पेक्टर की पगड़ी में। गुरप्रीत के इंजर्ड। तो कमिश्नर साहब पूरी डिटेल बता रहे हैं कि किस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ है। जिस दिन ठाकुरद्वारा मंदिर के पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था उसके बाद से लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार उनको ट्रेस किया गया, लेकिन जब उनको रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायर किया और फायरिंग के जवाब में उसमें से एक आरोपी मारा गया है।